Hello everyone, welcome to Tuition Friend, and today we are going to discuss this unit 4 of digital and social media marketing. So basically this unit revolves around the digital transformation. So as the name itself saying that digital transformation, that means we are transforming our company, our business into digital, right? So let's move to the first slide. So first of all, the question is what is digital transformation? क्या होता है digital transformation? So digital transformation is the incorporation of computer-based technologies into an organization's products, processes and strategies. समझ के चलिए अगर हमने अपने पूरे बिजनेस को कंप्यूटर बेस्ड बना दिया है, ऑटोमेटेड कर दिया है, हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब रोबोट की हेल्प से या ऑटोमेशन की हेल्प से चल रहे हैं, जितने भी हम लोग चीज़ें जनरेट कर रहे हैं वो सब चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो गई हैं, सारी स्ट्रेटजी सारी प्रोसेसेस, वो उसको हम कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है जब आपकी कोई भी जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो पुरानी आप चीजें यूज कर रहे थे, जिसमें आप मैन पावर का यूज कर रहे थे, अगर उसको आपने कंप्यूटर बेस्ड बना दिया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। Next point is organizations undertake digital transformation to better engage and serve their workforce and customers and thus improve their ability to compete. That means organization आजकल क्या कर रहे हैं, वो लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं और उसको मतलब अपनी वर्कफोर्स के लिए भी यूज कर रहे हैं। सपोज कीजिए एक पहले काम होता था कि कार जो मैन्युफैक्चर होती थी उसमें वर्कर्स लगे होते थे, मतलब मैन पावर का यूज होता था। आपकी पहले जो भी स्टील की शीट होती थी उसको तरीके से बिल्कुल हैमर किया जाता था। आजकल वो सारा काम रोबोट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से अपना जो आपकी वर्क फोर्स है उसके लिए वो काम इजी हो गया है। इससे क्या हुआ है, इनकी जो इम्प्रूव हुई है एबिलिटी टू compete। compete का मतलब है कि आगे जो उनके सामने जो दूसरी कंपनीज हैं उनके साथ में वो अपने नए डिजाइन के साथ में compete कर सकती है, नए नए डिजाइन लाकर, क्योंकि काम इजी हो गया है, उनको आप बेसिकली एफिशिएंसी पर ही काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यील्ड ऑनगोइंग बिजनेस बेनिफिट्स। सो इनके कुछ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देखिए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू एडेप्टली रेस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड्स इन द प्रेजेंट एंड एज डिमांड्स इवॉल्व। दैट मीन्स अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब घुस चुके हो, मतलब आपके यहाँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो जल्दी से जल्दी कस्टमर को रेस्पॉन्ड कर पाएगी। मान लीजिए उनको अभी एक कार में सामने की तरफ कुछ प्योरीफायर चाहिए, तो आप उसको लगा सकते हो वहाँ, क्योंकि आप एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हो, आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ इतनी ज़्यादा आपको मुश्किलें नहीं आएंगी। आप कस्टमर की डिमांड एकदम फुलफिल कर पाओगे जब आप अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओगे। सो दिस इज द मेजर बेनिफिट कि आप जो कस्टमर डिमांड करता है उसको फटाफट से उसको अडेप्ट करके उसमें चेंजेस ला सकते हो, प्रेजेंट में भी, और जैसे जैसे आगे डिमांड बढ़ेगी उसके साथ भी आप लोग चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइवर्स। सो इसके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। टेक्नोलॉजीज ability to rapidly collect, generate, analyze and transmit data is the principal driver of digital transformation. That means हमारा जो प्रिंसिपल होता है ड्राइवर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो होता है जब हम अपनी टेक्नोलॉजी को फटाफट से कोई भी मतलब डेटा को कलेक्ट कर लें, उसको एनालाइज कर लें और फिर उसको मतलब एक तरह से ट्रांसमिट कर दें, जो उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे जिससे चाहिए थी, जिस जगह हम उस चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं, उसको फटाफट से उस एरिया में ट्रांसमिट करके अपना काम फटाफट से पूरा कर ले, वो एक तरीके से ड्राइवर्स कहलाते हैं। आप देख लेते हैं होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। आपने देखा होगा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी एकदम पीक पर है, अच्छी तरह से बूम पर है, और मोस्टली जो हमारे काम हो रहे हैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज का यूज़ हो रहा है। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आरपीए, विच मे बी आपको पता होगा यूआई पाथ यूज करते हैं आजकल लोग, हैव ड्रामेटिकली चेंज्ड हाउ क्विकली वी गेट इन्फॉर्मेशन। सो कहीं ना कहीं आप, जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई, आपने फटाफट से अपनी डेटा को कलेक्ट किया, एनालाइज किया और उसको ट्रांसमिट कर दिया, तो वो फटाफट काम कौन कर रहा है, आपका कंप्यूटर बेस्ड चीजें कर रही हैं, तो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उसके ड्राइवर्स क्या क्या हो गए, ये सारी टेक्नोलॉजीज के ड्राइवर्स हो गए, जिसमें कि हम फटाफट से अपनी इन्फॉर्मेशन को जो भी उसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं वो कर ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। Next point is the application of these technologies in the marketplace by digital leaders like Amazon, Airbnb. So ये जो basically applications हैं वो बहुत बड़े मार्केट प्लेस पर यूज हो रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पर यूज हो रही हैं, जैसे अमेजन हो गया, Airbnb हो गई, ऊबर हो गया। ये जितनी भी कंपनीज हैं वो इन चीज़ों को यूज कर रही हैं और अपने अपनी कंपनी के लिए भी वो बेनिफिट उठा पा रही हैं।
नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो जाती है। टेक्नोलॉजी ड्राइव्स बोथ द नीड फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सपोर्ट द डिजिटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करती है, उसको फुलफिल करती है और सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटाइजेशन को बढ़ाने के लिए। डिजिटाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीज़ें आजकल डिजिटाइज हो रही हैं उसका बेनिफिट आपकी कंपनी को ही होगा, ठीक है। ऑल्दो नो सिंगल एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी इनेबल्स ट्रांसफॉर्मेशन, सेवरल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर क्रिटिकल टू डिजिटाइजेशन। लाइक इन्होंने बताया कि जो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जो चेंजेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वो केवल एक सिंगल टेक्नोलॉजी से नहीं आ सकता है, उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए होती हैं। आप खाली आरपीए से सारा काम नहीं कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स हो जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, मशीन लर्निंग एंड एआई, ऑटोमेशन, इमर्जिंग ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज। तो इमर्जिंग में आप ले सकते हो एआई वगैरह, जो भी आपका आ जाता है, जो बाकी की टेक्नोलॉजीज आती हैं, आरपीए वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिंगल टेक्नोलॉजी से नहीं कह सकते कि आपका डिजिटाइजेशन आ गया या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो सोसाइटी में, नहीं। जब आपका बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मिलाकर जब वहाँ कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन होगा, उसको हम कहते हैं एक बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड इन दिस डिजिटल एज। तो कहीं ना कहीं पर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक सक्सेस प्राप्त कराई है। किसके लिए? एक आगे आने वाली डिजिटल एज के लिए। आजकल पता है आपको, सभी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, पूरी जनरेशन डिजिटल चीज़ों को यूज़ करती है। आपके पास जो आपकी वॉच है वो भी एनालॉग से अब डिजिटल हो गई है। तो सभी चीज़ें, सभी लोग उसको थोड़ा ईजी वे में भी जान पाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली यूज भी कर पाते हैं। दैट इज द सिंगल बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। फिर फॉर बिजनेसेस दैट सक्सेस मीन्स हायर रिवेन्यू एंड बिगर प्रॉफिट। बिजनेस के लिए बात करें, उनकी टर्म्स में बात करें, तो उनका मतलब होता है जब उनको सक्सेस तब मिलेगी अगर उनका रिवेन्यू हाई है और उनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है। वो सक्सेस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। आपको पता होगा कंपनी सक्सेस किसको मानती है? अगर उनका प्रॉफिट हाई है और रिवेन्यू उनको आ रहा है तो इसका मतलब उनके लिए सक्सेस है। अगर नहीं आ रहा है तो उनके लिए वो सक्सेस नहीं है। सो इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दैट मीन्स उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, इसीलिए पहला मतलब उनकी वो सक्सेस होगी। इंप्रूव्ड एंगेजमेंट विद कस्टमर्स। जो डिजिटाइजेशन है, जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, वो क्या कर रही है? वो जो आपका एंगेजमेंट है आपके कस्टमर्स के साथ में, आपका फीडबैक जो लेते हो आप कस्टमर्स से, आपको कहीं ना कहीं वो इंप्रूव करता है आपने आगे आने वाले प्रोडक्ट के लिए। मोर एजिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू टू चेंज इन मार्केट्स। एजिलिटी का मतलब होता है मतलब कितनी जल्दी आप चेंज हो जाते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप चेंज हो जाओगे जल्दी जल्दी, जितना भी मार्केट ट्रेंड फटाफट चेंज होगा, क्योंकि आप डिजिटलाइजेशन मतलब डिजिटाइजेशन के जमाने में आप जा रहे हो। एनहेंस एबिलिटी टू इनोवेशन, दैट मीन्स आपके पास एक एबिलिटी होगी कि आप इनोवेट कर सकोगे नई नई चीज़ों को। आजकल देख रहे हैं आप कार के अंदर ओनली स्मार्ट कार भी आ गई है जिसके अंदर आप लोगों को कोई गियर नहीं लगाना होता है, ठीक है, मतलब वो ऑटोमेटिक होती हैं फुल्ली। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई है, टेस्ला का एक एग्जांपल ले सकते हो। तो इनोवेशन नए नए लाओगे, नई नई टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करेंगे, अपनी नई नई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कस्टमर होते हैं वो रिटेंशन बहुत ज़्यादा आता है, आपके कस्टमर खुश रहते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मन करता है, तो वो फटाफट से आपके वो चीज़ों को खरीदते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिजिटल लीडरशिप प्रिंसिपल्स। दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वैसे भी देखें, तो इसके लिए बात करते हैं। द बिजनेस वर्ल्ड इज इन द फेस विद सच न्यू नॉर्मल ऑफ digitalization, urbanization and globalization with the characteristics of VUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. So, what are the core leadership principles to fit in such digital era? That means जो business world है, जितना भी हमारा वो फेस कर रहा है नई डिजिटलाइजेशन को, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है कि मोस्टली लोग अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मतलब आप पूरे वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से कनेक्ट हो, और मतलब एक तरीके से बहुत सारी कुछ चीज़ें अनसर्टेनिटी भी आई है। कैसे आई है? कभी कोई स्टॉक, एक एग्जांपल लेते हैं, कभी किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोगों के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक पे पैसा लगाते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ अगर फायदेमंद नहीं है तो वो दूसरे पर पैसा लगा देते हैं कि हाँ ये ठीक है, हम इस पर पैसा लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब है, जब लोगों के पास ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आएंगी, वो ज़्यादा ज़्यादा विकसित होंगे, ज़्यादा ज़्यादा उनके अंदर मतलब समझने की क्षमता आएगी, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है आपके मार्केट को भी। तो हम आपको बताते हैं कि जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। एक, आपको सही तरीके से डिजिटल लीडरशिप मतलब अगर आपको डिजिटल लीडर बनना है उसके लिए क्या प्रिंसिपल होने चाहिए।
पहला है ऑथेंटिसिटी। सपोज कीजिए आपकी एक कंपनी है कार की। ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि आपको उसके अंदर जो चीजें दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इसके अंदर एयर बैग है 4, पीछे की तरफ भी मिलेंगे आपको, आगे भी मिलेंगे, 4 एयर बैग दे रहे हैं, तो वो एक ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए, वो पर्टिकुलरली काम करती हुई होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं आप बता के दे रहे हो और उसमें मिल रहे हैं 3। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब इस तरीके से ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जो आपने बोला है उस चीज को आप प्रूव करके दिखाइए। ठीक है। सेकंड वन इज इन्फ्लुएंस। सपोज कीजिए आपने कंपनी खोली है और आपकी कंपनी इतनी ज़्यादा चल गई, फॉर एन एग्जांपल टाटा मोटर्स अभी काम करती है। टाटा मोटर्स ने मतलब वो जो करती है अपनी गाड़ियों की जो जितना भी उसकी स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब औरों के मुकाबले अगर देखोगे बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग उसको बिल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ियां बनाए। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सको कि हाँ अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ कह दी है तो वो हम कर भी रहे हैं और वो दूसरों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करे एक तरीके से। आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए, तभी आप एक डिजिटल लीडर का रोल अदा कर सकते हो। थर्ड वन इज एम्पैथी। सपोज कीजिए एम्पैथी का मतलब होता है कि आप दूसरे के लिए एक संवेदना, मतलब एक तरीके से एक फीलिंग रखते हो। ठीक है, दूसरे को आप समझ सकते हो, तो एक एम्पैथी की फीलिंग भी होनी चाहिए एक डिजिटल लीडर के अंदर। देन एजिलिटी। एजिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया, आपके अंदर एक एकदम से सडन आपको पता होना चाहिए कि कब आपको रिस्पॉन्स करना है, कब आपको चेंज होना है। जब भी कोई चीज चेंज होती है, सपोज कीजिए एक ट्रेंड चलता है कभी भी रील्स पे लेके किसी भी चीज को लेके, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे ये ट्रेंड चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं कोई टेक्नोलॉजी निकाल सकता हूँ या नहीं। तो एजिलिटी का मतलब है रेस्पॉन्सिवनेट, रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंज। ठीक है, तो आपको अंदर वो एक चेंज होने की एक रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब आपके अंदर एकदम सडन चेंजिंग की भी एबिलिटी होनी चाहिए। इनसाइट का मतलब दूसरी कंपनियों पर थोड़ा थोड़ा सा, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर या दूसरी कंपनी क्या कर रही है, थोड़े बहुत नॉलेज सभी के लिए होनी चाहिए। और आपको दूरदर्शी होना चाहिए कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसको आप पहले से पहले अपनी कंपनी के लिए क्या क्या चीजें उसमें चेंजेस ला सकते हो अभी के समय में। नेक्स्ट इज बैलेंस। बैलेंस मीन्स प्रॉपर आपको इक्वल टू रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 5 वर्कर ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ओपन माइंडेड है, और कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा लाइटली नहीं चलते हैं। तो आपको उनके बीच में भी एक बैलेंस बना के रखना है। आपको एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी शो करनी है उन लोगों को कि आप मतलब किसी भी चीज़ को उनके ऊपर मत थोपिए, मतलब उन लोगों को बैलेंस करके चलिए अपनी कंपनी में, जिससे कि आप उनकी ग्रोथ के साथ साथ अपनी ग्रोथ भी देख सको। समझ रहे हो, क्योंकि अगर वो आप लोग उनकी ग्रोथ देखेंगे तभी वो लोग काम ढंग से करेंगे। सो बैलेंस का मतलब है आपको प्रॉपर एक बैलेंस बना के चलना है, नॉट विद इन द कंपनी बट ऑल्सो विद द नेचर। आपकी कंपनी भी है, आप कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में बैलेंस बनाओगे, कुछ आपकी कंपनी है अगर सपोज कीजिए आपकी पेपर वर्क की कंपनी है जिसपे आप पेपर को बनाते हो, पेपर मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पे आपको नेचर का भी ध्यान रखना है। साथ साथ में एक बैलेंस का मतलब वही होता है कि हर चीज़ के साथ बैलेंस बना के चलिए। बैलेंस आपको नेचर के साथ भी बनाना है, जितना आप पेड़ काटोगे, पेड़ के लिए जो आप पेड़ काट के जो पेपर बनाओगे, आपको उसी के साथ साथ एफोरेस्टेशन भी करना है। डिफोरेस्टेशन तो करोगे ही आप लोग, पेड़ काटोगे, उसके साथ साथ आपको पेड़ भी प्लांट करना है। तो नेचर के साथ भी आपको बैलेंस बनाना है, एम्प्लॉयज़ के बीच में बैलेंस बनाना है। जहाँ भी आप बैलेंस बना सकते हो, वो आपको बैलेंसिंग जो क्वालिटी है वो आपको डिजिटल लीडर बनाने में हेल्प करती है। देन लास्ट वन इज मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है आपको ओपन माइंडेड रहना है। जैसे आपकी कंपनी में लोग कुछ ओपन माइंडेड होते हैं, ऐसे ही आपको भी रहना है, तभी एक आप अच्छा लीडर बन पाओगे। कैसे? सपोज कीजिए कुछ लोगों ने काम खराब कर दिया है, तो आपको वो चीज़ उन पर नहीं थोपनी है, उसको आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि हाँ मैंने इनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी होगी, उसके हिसाब से उनको ट्रेन कर कर तब अपने आप को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी को ब्लेम करना है। राइट? सो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि आपके अंदर इतनी समझ आ जानी चाहिए कि आपको किसी पर कोई चीज़ ना थोप के खुद उस चीज़ को मतलब एक तरीके से समझना होगा, खुद अपने ऊपर लेना होगा कि हाँ मेरी गलती हो सकती है। सो दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ डिजिटल लीडर इन दिस एरा। सो रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। To understand the need for reputation management, you must have a firm understanding of what reputation is. So reputation management को समझने से पहले एक पॉइंट है कि आपको ये समझना होगा, आपके पास एक फर्म होनी चाहिए, एक तरीके से आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए अगर आप इसको ढंग से समझना चाहते हो। ठीक है, reputation is a direct reflection of the opinion that other people or entities have about a thing, whether it is a person, business, group or something else. ऊपर वाले पॉइंट में आपने देखा कि उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कंपनी होनी चाहिए बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट।
हाउ यू कैन हैव अ कंपनी। इनका मतलब है कि आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मैं कंपनी रन कर सकता हूँ। सपोज करके चलिए आप एक कंपनी रन कर रहे हो, तो उस चीज़ की आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं कंपनी में। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, रेपुटेशन एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है आपके ओपिनियन का, जो आप किसी के बारे में सोचते हो, ठीक है, या दूसरे पीपल आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो वो कुछ भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है, बिजनेस के बारे में हो सकता है, ग्रुप के बारे में हो सकता है, या किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो रेपुटेशन का मतलब है आपके अंदर जो थिंकिंग है दूसरे के प्रति, वो एक तरीके से आपके रेपुटेशन को आइडेंटिफाई करती है, या फिर दूसरे को दिखाती है कि किस तरीके को रेपुटेशन अपने माइंड में रखता है आपके लिए। Over the years, reputation has played a crucial role in influencing society and what are considered cultural norms. That means बहुत सारे सालों से क्या हो रहा है कि जो रेपुटेशन है उसने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में, साथ साथ में कुछ कल्चरल नॉर्म्स को भी साथ में लेने में। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए कुछ टाटा मोटर्स कुछ अच्छा काम करती है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अगर टाटा मोटर्स में रतन टाटा सर ने कुछ चीज़ें डोनेट की हैं, तो वहाँ लोगों को लगता है कि हाँ ये अच्छी कंपनी है एंड वी मस्ट हैव टू सपोर्ट इट, वेदर इट इज़ इन द टर्म्स ऑफ बाइंग अ न्यू कार फ्रॉम टाटा मोटर्स, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ लाइक हेल्पिंग दैम इन द चैरिटी फंड्स। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ इन्फ्लुएंस करती है वो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके का रोल अपनी रेपुटेशन बनाते हो सोसाइटी में। Considering the impact reputation can have on the success or even just society's acceptance of something, इम्पैक्ट जो होता है रेपुटेशन को बहुत बड़ा होता है, आपको सक्सेस भी मिल सकती है, इवन सक्सेस ही नहीं आपको एक्सेप्टेंस भी मिलता है सोसाइटी में। जैसे मैंने भी आपको बताया, टाटा मोटर्स का एक एग्जांपल दिया, टाटा ग्रुप का एक एग्जांपल दिया, इट इज ओनली नेचुरल दैट पीपल रिकॉग्नाइज द नीड फॉर रेपुटेशन मैनेजमेंट एज अ सर्विस। इसका मतलब है कि ये नेचुरल होता है कि जो पीपल होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं रेपुटेशन को एक सर्विस की तरह, आप दूसरे को सर्विस दे रहे हो, दैट मीन्स इट इज गुड, ठीक है। Businesses worldwide are now looking for corporate reputation management services as a branch of their overall corporate communication strategy. That means बहुत सारे businesses आजकल इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं कि उनका जो reputation management है वो अच्छी तरीके से हो, अच्छी तरीके से वो लोग काम करें और लोगों के साथ में communicate करें। मतलब एक तरीके से यही है, इन पूरे रेपुटेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने रेपुटेशन, अपनी कंपनी के रेपुटेशन को बना के रखना, जिससे कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे और आपकी मार्केटिंग जो गोल है उनको सही तरीके से हम लोग फुलफिल कर पाए, ठीक है, या कोई भी कंपनी अपने जो मार्केटिंग गोल्स हैं उनको फुलफिल कर पाए लोगों को बीच तक पहुंचकर, ठीक है। Public relations firms and rising to the challenge to ensure that companies are finding positive media relations and cohesive messaging. That means public relation firms सबसे बड़ा एक चैलेंज इंश्योर करती है। मतलब एक तरह से चैलेंज ही है। सपोज कीजिए आपके सामने मीडिया है और मीडिया में आपकी जो छवि होगी वो लोगों के सामने तक जाएगी, तो एक सबसे बड़ा रिलेशन ये भी आता है कि आपके जो कंपनी है उसको मीडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, जिससे कि आपकी अगर मीडिया के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, मीडिया आपको अच्छी तरीके से शो करेगा वेदर यू आर डूइंग गुड। और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती है, बाकी वो मीडिया के साथ में जैसे आपकी रिलेशन है उसके हिसाब से आपकी आगे की तरफ बॉन्डिंग भी बनती है कस्टमर्स के साथ में। Then another one is online reputation management. Online reputation management के लिए बात कर लेते हैं। Although familiar tools like print media are still employed today to manage brands or a person's reputation, that means यद्यपि कुछ टूल्स हैं जैसे कि प्रिंट मीडिया, जो कि बहुत सारे आजकल पर्सन की रेपुटेशन या आपकी ब्रांडिंग को मैनेज करता है। आजकल एक नया टूल आ गया है जो सभी को पता है क्या आ गया है, और वो टूल है सोशल मीडिया, ठीक है। किससे चलता है? इंटरनेट से। सो बेसिकली हमारा सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेट। इंटरनेट से सब चीज चल रही है, तो सबसे बड़ा आजकल जो खेल किया है वो इंटरनेट कर रहा है। Here are some of the things a person engaged in online reputation management might do to influence what others have access to on the internet as information relates to the third party. That means यहाँ पे कुछ तरीके के मतलब इस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपना अच्छा रेपुटेशन बनाने के लिए ऑनलाइन कंटेंट में, वो कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। क्रिएट न्यू पॉजिटिव कंटेंट। दैट मीन्स आपको एक नया और एक पॉजिटिव कंटेंट बनाना है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप रील्स बनाते हैं, रील्स में कुछ अच्छी रील्स होती हैं, कुछ गलत रील्स होती हैं। आप एक किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोग काम करते हैं एक टेक्निकल कंपनी के लिए, सो आपको जो कंटेंट बनाना है वो टेक्निकल बनाना है
एज वेल एज वो थोड़ा नया होना चाहिए, हटके होना चाहिए, टेक्निकलिटीज के साथ में भी वहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीजें होनी चाहिए और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देनी चाहिए सोसाइटी पर, ठीक है। यूज SEO, दैट मीन्स search engine optimization tactics to decrease the likelihood that negative content regarding an entity ranks favorably in search. That means आपको SEO tactics यूज करनी चाहिए जो कि आपके कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि कहाँ मैंने नेगेटिव कंटेंट डाला है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपकी जो सर्च इंजन रैंकिंग होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव कंटेंट को हटाकर सही कंटेंट अगर आप यूज करोगे तो आपको एसईओ में हेल्प मिलती है और उससे आपकी जो रैंकिंग होती है जितना आपके पेज की वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। मैनेज इन्फॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑनलाइन अबाउट एन एंटिटी, दैट मीन्स आपको जो भी चीज़ आप ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में आपको वो चीज़ें भी कंटिन्यूसली मैनेज करनी है। रेस्पॉन्ड टू नेगेटिव कमेंट्स और रिव्यूज़, कोई अगर आपकी पोस्ट पर कमेंट करता है, कोई भी अच्छा कमेंट आता है, गलत कमेंट आता है, उसको आपको एक बार देखना है, जांचना है, परखना है, वो सही बोला है, उसने गलत बोला है, फिर उस पर आपको काम करना है अपनी कंपनी में कि हाँ अगर उसने ये चीज़ गलत बोली है तो मेरे को वो इम्प्रूव करनी है, ठीक है। या उसको सही तरीके से आप रिप्लाई दोगे, रिप्लाई देने के साथ में उस चीज़ को इम्प्रूव तो करना है ही, ठीक है। रिमूव और बरी अनफेवरेबल डिजिटल कंटेंट, दैट मीन्स आपको ऐसी चीज़ें, बरी का मतलब दबा दो, रिमूव का मतलब हटा दो ऐसा कंटेंट जो अनफेवरेबल है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने कोई कंटेंट डाला वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। इंटरेक्ट विद यूजर्स ऑन सोशल मीडिया, वही चीज़ है, आपने जो ऊपर कमेंट को अगर आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो तो वो इंटरेक्शन की कैटेगरी में ही आएगा कि आपको आपके जितने भी यूजर्स हैं अगर वो कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, उनको रेस्पॉन्ड करने की, इंटरेक्ट करने के साथ उनके साथ में, जिससे कि आपका रिटेंशन ज़्यादा हो और आप मतलब उनकी क्वेरीज को सोल्व करोगे तभी वो आपके कस्टमर बनेंगे ना। तो वो चीज़ आपको कंटिन्यूसली करनी है। हैंडल मीडिया आउटलेट्स ड्यूरिंग क्राइसिस कम्युनिकेशन, दैट मीन्स आपको कंटिन्यूसली मीडिया को अपने हैंडल करना है ताकि आप जितना भी आपको जो कम्युनिकेशन है आपका गैप जो है वो बना ना रहे, ठीक है। कम्युनिकेशन एक होना चाहिए पर पर्टिकुलर, वो गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन वी विल बी मूविंग अहेड विद द पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस को देख लेते हैं। पब्लिक रिलेशन जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है पब्लिक के साथ में हमारा कैसा रिलेशन है, ठीक है। द पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका डिफाइंस पब्लिक रिलेशंस एज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट बिल्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अमेरिका की सोसाइटी ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि ये एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है जो कि बेसिकली हमारा बिल्ड करता है एक रिलेशनशिप को किस किस के बीच में, पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है। मतलब हमारी रिलेशन किसी भी कंपनी के साथ में कैसी है वो डिफाइन करता है पब्लिक रिलेशन को। वाइल पब्लिक रिलेशंस कैन इम्प्रूव द परसेप्शन ऑफ अ पर्सन और बिजनेस, आपको पता है कि पब्लिक रिलेशन क्या है कि कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकता है किसी के थॉट्स को, किसी के अंदर की भावनाओं को किसी बिजनेस के प्रति और किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है। द गोल ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू कम्युनिकेट विद द पब्लिक एंड इन्फॉर्म पीपल अबाउट सर्टेन ऑफन वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, दैट मीन्स इसका सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपका कम्युनिकेट करता है, आपकी जितनी भी चीज़ें नई नई आप कर रहे हो या कोई भी ऐसा आप चीज़ इन्फॉर्म करना चाहते हो पब्लिक को, वो आप पब्लिक रिलेशन की हेल्प से इजीली कर सकते हो। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं दैट मीन्स योर पब्लिक विल गेट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वेरी इजीली। अगर आपके अच्छे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कंटेंट में भी कमी ढूंढ लेगी। तो वही चीज़ है कि आपको पब्लिक के रिलेशन के साथ मतलब पब्लिक के साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। Then, while public relations can improve the perception of a person or business, the goal of this activity is to communicate with the public and inform people about certain, often very specific thing. The point is repeated here. I will remove this one. तो बेसिकली यही है, मतलब पब्लिक रिलेशन में क्या बोला गया है कि आपको जो पब्लिक रिलेशन होता है वो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है आपकी इंप्रूव करने में, जो आपकी मेंटेलिटी बनी हुई है किसी बंदे की आपकी कंपनी के प्रति, वो अगर बुरी बनी हुई है तो उसको चेंज करेगा, सही बनी हुई है तो उसको अच्छा इफेक्टिव बनाएगा, और आपके बीच का जो गैप होता है उसको वो कम करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज ROI ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज, दैट मीन्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज कीजिए आप किसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे, उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न आए, रिटर्न ज़्यादा ही आना चाहिए तभी तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट क्यों करता है कोई बंदा, इन्वेस्ट इसलिए करता है कि उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले, ठीक है। So return of investment simply compares the profit that resulted from a digital marketing campaign to how much the campaign cost to create and deploy. Ideally, you want as high an ROI as possible. मैंने जैसे आपको बताया वही चीज़ है कि बंदा क्या चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर जितना उसमें वो वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है वो वहाँ से ज़्यादा निकाल सके, मतलब जितना पैसा उसने वहाँ इन्वेस्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ से ले सके, उसी को हम कहते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो हाई होना चाहिए अगर कोई बंदा कहीं इन्वेस्ट करता है।
द बेसिक ROI कैलकुलेशन इज, ROI के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट मतलब सपोज कीजिए आपने 100 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये लगाने के बाद में आपको प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये का, सो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने परसेंट हो गया ROI? 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, बिफोर कैलकुलेटिंग कैंपेन्स ROI कंसिडर द फॉलोइंग। किसी भी कैंपेन में ROI निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अंडरस्टैंडिंग योर ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखिए कि हाँ मैं करना क्या चाह रहा था और मेरा काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, देन आइडेंटिफाई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। दैट मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको वहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, आपके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं, KPIs जिनको हम कहते हैं, जो आपके बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपका ROI कैसा होने वाला है। ठीक है, तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे कि नाम साफ साफ बता रहा है, कुछ ऐसी की पॉइंट होते हैं जो आपके परफॉर्मेंस को इंडिकेट करते हैं। आपको सोशल मीडिया हैंडल कैसा काम कर रहा है, आपके मैनेजिंग स्टाफ कैसा है, ये सब चीज़ें जो आती हैं वो KPIs के अंदर आ जाती हैं कहीं ना कहीं। देन डिजिटल मार्केटिंग वैल्यू टू बिजनेस, हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। मैंने इसके बारे में पहले भी आपको यूनिट में बताया है। इसमें होता क्या है बेसिकली, ये हमारा यहाँ डिफाइन करेगा कि हमारे बिजनेस को वैल्यू किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग दे रहा है। सबसे पहला है ईज ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, ईजी हो गया है ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, लोग इजीली आपके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाके कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, उनको आपके यहाँ पे फिजिकली आने की जरूरत नहीं होती है। देन ईजियर टू फाइंड एनालिटिक्स एंड मेक स्ट्रेटेजीज। दैट मीन्स जो एनालिटिक्स हैं आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से कितनी ऑडियंस मेरे से इंटरेक्ट में है और कितनी ऑडियंस कहाँ से मेरे से कोई चीज़ ले रही है। ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजीज आप उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी जो ज़्यादातर ऑडियंस, ज़्यादातर आपके कस्टमर्स हैं वो आपके इंडिया से हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वहीं के जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को डिसाइड करोगे। मोर प्रोडक्ट एक्सपोजर, दैट मीन्स आपको आपकी जो कस्टमर्स को हैं वो ज़्यादा ज़्यादा वो प्रोडक्ट के साथ मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट है, उसको इधर उधर रोटेट कर कर वो सब चीज़ें मतलब स्पेसिफिकेशन सही से देख सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करो, ओनली टारगेट स्पेसिफिक कंज्यूमर्स, आप क्या कर सकते हो, टारगेट भी कर सकते हो एक स्पेसिफिक कंज्यूमर को। किस तरीके से? फॉर एन एग्जाम्पल कोई बंदा सर्च करता है आपकी गूगल पर दैट AI एंड ML। ठीक है, अगर आपकी एडिटेक कंपनी है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करती है, फॉर एन एग्जांपल यूडेमी प्रोवाइड करती है कोई कोर्स AI एंड ML का, तो वो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उस यूज़र के शो करेगा एक कोर्स जो आपने ऐड पर डाला होगा AI एंड ML का। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज़ को सर्च किया था। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है आपकी एक स्पेसिफिक कंज्यूमर को भी आपके टारगेट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हेल्पफुल फॉर स्मॉल बिजनेसेस, आपके स्मॉल बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि कम पैसा लगा के वो हायर ROI निकाल सकते हैं। बिल्ड रेपुटेशन एंड लॉयल्टी अमंग यूजर्स, रेपुटेशन और लॉयल्टी बनाता है आपके यूजर्स के अमंग में, क्योंकि आप एक अच्छी छवि बनाना चाहते हो तभी आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे हो। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग से आपके पास एनालिटिक्स आ गया, आप उसके अकॉर्डिंग अच्छे प्रोडक्ट को अपलोड करोगे उसी जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग, वहां से लोगों को वो पसंद आएगा एंड डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके रेपुटेशन को बिल्ड करेगा। बेटर कस्टमर सर्विस, दैट मीन्स आप उसी के अकॉर्डिंग ही कस्टमर सर्विस भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आपका कोई चीज़ बाय कर रहा है, तो वहाँ पे आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा मेरे कस्टमर्स हैं और जापान में है, तो मैं इंडिया और जापान के अकॉर्डिंग अपने जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो हैं बात करने वाले हैं उनको मैं उसी के अकॉर्डिंग रख सकता हूँ, तो बेटर कस्टमर सर्विस भी उनको प्रोवाइड हो जाएगी। देन ओपनिंग न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दैट मीन्स आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, बहुत सारा अर्न कीजिए देन दूसरा बिजनेस खोल लीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं इवेल्युएटिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है इवेल्युएट योर डिजिटल मार्केटिंग गोल्स। आपको पहले इवेल्युएट करना है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का गोल क्या है, आप क्या अर्न करना चाहते हो, किस चीज को आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू किस चीज को आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, आपको अपने गोल्स को पहले सेट करना होगा, इवेल्युएट करना होगा। री एग्जामिन योर टारगेट कस्टमर प्रोफाइल्स, आपको ये भी देखना है कि आप कौन से कस्टमर प्रोफाइल या कौन से कस्टमर्स को आप लोग टारगेट कर रहे हो। हाई प्रोफाइल है जो बेसिकली मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, या कुछ ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, या कुछ ऐसे हैं जो लेबर क्लास से रिलेटेड है, तो आपको वो भी टारगेट करना हो किस तरीके की आपको कस्टमर चाहिए। देन टेक अ लुक एट योर डिजिटल प्रेजेंस, फिर आपको ये भी देखना है कि आपके डिजिटल प्रेजेंस कैसी कैसी जगह है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड सोशल मीडिया जितने भी हैं, मतलब लिंक्डइन वगैरह सब जगह आपको देखना है किस तरीके से आपकी प्रेजेंस वहाँ है, कितने फॉलोअर्स हैं, क्या क्या आपके पास, कितने कस्टमर्स वहाँ पर मौजूद हैं। इवेल्युएट योर मैसेजिंग स्ट्रेटीज, दैट मीन्स आपको वहाँ पे एंगेज रहने के लिए ये भी देखना होगा कि मैसेजिंग स्ट्रेटीज आपकी कैसी है। ठीक है,
आप टाइम पे रिस्पॉन्ड कर पाओगे या नहीं। देन चेक योर डिजिटल मार्केटिंग ROI। उसके बाद में आप लोग जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में देख सकते हो कि मैं अगर इतना इन्वेस्ट करता हूँ मेरे को इतना रिटर्न वहां से मिल जाना चाहिए, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर उस पर आगे पैसा लगाऊंगा। The last thing you will want to evaluate when it comes to assessing your digital marketing performance is your overall ROI. That means आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं देखते हो, एसेस करते हो। एसेस मतलब उसको जानते हो, परखते हो। तो उसके लिए बेसिक इंडिकेटर है ROI। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जितना इन्वेस्ट किया था ROI वो आपको ज़्यादा आया है या नहीं आया है, ठीक है। द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन टू योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, it can be your financial investment or time expenditure and the financial benefit of any conversions you are tracking. That means अब मैं बताता हूँ इस पॉइंट का मतलब क्या है। आपको ये देखना है कि आपने अमाउंट ऑफ जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो आपका पैसा भी हो सकता है, आपका टाइम भी हो सकता है, क्योंकि आपके टाइम की वैल्यू है। वो चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है। फिर आपको एक रफ आइडिया लगाना है। एग्जाम्पल दिया है, इमेजिन दैट योर कंपनी हैज स्पेंड 500 ऑन डिजिटल मार्केटिंग मटेरियल्स एंड 500 इन लेबर आवर्स टू प्रमोट दैम। तो 500 रुपये या 500 डॉलर, अभी डॉलर की बात चल रही है, 500 डॉलर आपने खर्च किया डिजिटल मार्केटिंग मटेरियल में, ठीक है, कि मैंने इतना इंस्टाग्राम पे लगा दिया, इतना फेसबुक पे लगा दिया, उसके मैंने एनालिटिक्स देख लिए ठीक से, फिर मैंने उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए लेबर को $500 दे दिया, तो मेरे $1000 खर्च हो गए, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अब देखिए, नाउ इफ यू डिटरमाइन दैट इनबाउंड विजिटर्स फ्रॉम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट हैव अकाउंटेड फॉर 10 सेल्स। अब आपने देखा, आपने डिटरमाइन किया कि आपकी 10 सेल्स हुई हैं, जिसमें कि 20 पर ईच, मतलब एक सेल जो है वो $20 की है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब आपका $200 हो गया। सो आपको जो ग्रोस प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है कि वो 200 टोटल आ रहा है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्केल बैक करना होगा या रीअलाइन करना होगा अपने डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स को। क्यों? आपने वहाँ $1000 लगाए हैं या $200 ही आपको मिल रहा है केवल। तो वो जो 800 आपको वापस लाना होगा वो कैसे लाओगे? आपको दोबारा अपनी जो ऊपर की स्ट्रेटेजीज है उनको चेक करना होगा, एग्जामिन करना होगा, तब आप लोग आगे की तरफ उस पर बढ़ पाओगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इवेल्युएट योर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। So this is all about this unit 4 and hope you liked it and आशा करता हूँ आप लोगों ने पहले ही ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो सो डेफिनेटली यू कैन जस्ट mail me on varn@gmail.com, as well as you can just check out the website of spenton.ml that I have already given the link in the description। और आपको कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए इजीली। और जल्दी जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि यूनिट 5 भी अपलोड कर दूं। और कोई भी आपको डाउट रहता है, अगेन आई एम सेइंग टू यू, यू कैन आस्क इट ऑन द मेल और आइदर ऑन द Instagram as well as in the comment section। So कहीं भी पूछ सकते हैं आप। So thank you so much for joining me। Thank you so much।